नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री सवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो यूपी विधानसभा में चुनाव जीतकर आए सभी 403 नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। ऐसे में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बतौर विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी विधायक पद की शपथ दिलाई गई। पहले दिन कई विधायकों ने शपथ ली थी। इसके बाद से ही ये सिलसिला मंगलवार यानी कि आज भी जारी रहा। वहीं आजम खान को भी विधायक पद की शपथ लेने के लिए आज विधानसभा आना था। यहाँ पर जेल प्रशासन ने इसके लिए अदालत से अनुमति मांगी थी ताकि वो विधानसभा जाकर शपथ ले सके, लेकिन कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके बेटे अब्दुल्ला अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी ने विधायक पद की शपथ ली। वहीं इसके अलावा शिवपाल यादव भी आज विधानसभा नहीं पहुंचे और विधायक पद की शपथ नहीं ली। मैं अब्बास अंसारी जो विधान बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना निर्विरोध यूपी विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उन पर सभी दलों के सदस्यों को उचित मौका देते हुए यहां पर सदन की गरिमा के मुताबिक सदन चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस बार सदन में विपक्ष काफी मजबूत है। ऐसे में सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले और हंगामे की भेंट न चढ़े, इस पर महाना का विशेष फोकस होगा। माना जा रहा है कि सतीश महाना के विधानसभा अध्यक्ष बनने से कानपुर को एक बार फिर से सम्मान मिला, क्योंकि कानपुर में कोई भी मंत्री न बनने पर यहां के लोगों में निराशा थी। दरअसल विपक्ष की ओर से कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। ऐसे में 18वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने यहां पर विधानसभा अध्यक्ष घोषित किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यानी कि आज विधानसभा को संबोधित किया। लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुखिया चुने गए योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में ये पहला संबोधन था। इस दौरान सीएम योगी ने विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी नेता सतीश महाना का स्वागत किया है और उन्हें बधाई दी है। साथ ही सदन के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सदन की गरिमा को मिलकर आगे बढ़ाएंगे, लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी आज विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कानपुर से लगातार कई चुनाव जीतते रहे सतीश महाना का चुनाव सर्वसम्मति से किया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उन्हें अपने ही अंदाज में बधाई दी और मुस्कुराते हुए कहा कि हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन यहाँ आपको लेफ्ट की तरफ देखना है। भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी हम लोग सवाल उठाएंगे, आप अपनी ड्यूटी निभाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर की ड्यूटी है, जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उन्हें हम सदस्यों के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है। कई बार ऐसा होगा कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे, आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। इधर उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसमें एक बार फिर से सूर्य प्रताप शाही को कैबिनेट में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जो आज उन्होंने अपने कार्यालय पहुंचकर संभाल लिया है। वहीं जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जनता ने सरकार की तरफ से बेहतर काम करने का परिणाम दिया है। एक बार फिर से योजनाओं को तेजी गति से आगे बढ़ाया जाएगा।
दूसरी बार कृषि विभाग मिला सुप्रताप शाही को। पहले योगी जो फर्स्ट जो सरकार थी उसमें बेहतर काम किया, क्या लगता है कुछ इनाम मिला है इसका दोबारा? अभी ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विवेक रहता है, जैसे जिसे जो काम लेना चाहे वो उनको लेते हैं। नेतृत्व का ये काम है। हमारा काम है कि अपने विभाग के काम को ठीक प्रकार से ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से गति देना। पिछले 5 साल के भीतर हम लोगों ने उसे किया था और आगे की ओर भी उसे और तेज गति से बढ़ाएंगे और किसानों को लाभान्वित। सर, पिछली बार जो कमियां रह गई थी सरकार में, उसको पूरा करना है, एक बड़ी चुनौती मानते हैं क्या? देखिए, कमी कोई नहीं रही थी। सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा बनाए गए जितना भी भारत सरकार की नीतियां थी उन और किसान हितैषी नीतियां थी, उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने किया और उसका परिणाम भी काफी बेहतर आया है और राज्य के भीतर किसान जो है वो संतुष्ट रहा है और उसकी कठिनाइयों का समाधान निकाला गया है। तो ये सुप्रताप शाही हैं जिनका एक बार फिर से कृषि विभाग मिला है। पिछले योगी फर्स्ट सरकार में भी कृषि विभाग मिला था। निश्चित रूप से उनका कहना है कि पिछली सरकार में बेहतर काम किया था, इस सरकार में बेहतर काम करूंगा। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इधर नोएडा से करीब 2 लाख वोटों से जीतने वाले बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कहा कि योगी कैबिनेट जरूरतमंदों और सरकार की नीतियों को उन तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कोई भी गुंडा माफिया बच नहीं पाएगा। देखिए, ये सरकार जो जरूरतमंद है उन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने में उनकी योगी आदित्यनाथ जी की पूरी कैबिनेट काम करेगी और मेरी सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। योगी आदित्यनाथ जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी, विकास को बढ़ाने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि जितना नौकरियों का सृजन पिछली सरकार में कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है, अब उस गति को और आगे तेजी के साथ बढ़ाने का काम वो करेंगे। इतना मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पर भी कोई भी गुंडा, बदमाश, अपराधी वह अब बच नहीं पाएगा और गलत मंशा के साथ यदि कोई काम करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कोई बच नहीं सकता है, इतना मैं जरूर कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 1.0 में कैबिनेट मंत्री रहे सतीश महाना, जिन्हें इस बार अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2.0 में इन्हें विधानसभा स्पीकर बनाया गया है और यहाँ पर तमाम जो मंत्रीगण हैं जो कैबिनेट में शामिल हैं, केशव प्रसाद मौर्य को आप तस्वीर में देख रहे हैं जो यहाँ पर इन्हें बधाई दे रहे हैं। सतीश महाना जिन्हें बधाई देने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और 18वीं विधानसभा के लिए निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचित हुए हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि सतीश महाना जिन्हें निर्विरोध यहाँ पर चुना गया है और काफी वरिष्ठ नेता हैं और इनके नाम का रिकॉर्ड भी है, एक बार भी चुनाव नहीं हारे हैं। 8वीं बार इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा। महाराजपुर जैसी हॉट सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। कानपुर को कहीं ना कहीं एक सम्मान भी मिला है क्योंकि कानपुर से एक भी मंत्री कैबिनेट में शामिल नहीं था, एक भी विधायक को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी। तो ऐसे में अगर विधानसभा स्पीकर कानपुर से बनाया गया है तो कहीं ना कहीं कानपुर को सम्मान देने वाली बात है और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक ले जाते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव नजर आए थे। हालांकि जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सतीश महाना का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, उन्हें बधाई यहाँ पर दी जा रही है। कानपुर के महाराजपुर से लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता है जिन्हें सतीश महाना और जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित यहां पर किया गया है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं और आज आपको बता दें कि जब मंत्रियों की लिस्ट सामने आई थी उसमें सतीश महाना का नाम शामिल नहीं था। हालांकि उस वक्त भी चर्चाएं तेज थी कि उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ।
आपको बता दें कि आज इन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर इनके राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1991 से लगातार विधायक जो है निर्वाचित होते रहे हैं। महाना को बीजेपी ने सम्मानजनक पद हमेशा दिया है। पंडित हृदय नारायण दीक्षित की जगह लेने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना 1991 से लगातार विधानसभा चुनाव जीते हैं, यानी कि काफी लोकप्रिय नेता हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 8वीं बार ये विधायक बने हैं। और हालांकि जिस तरह से उन्हें बधाई दी जा रही है, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है सतीश महाना के कद का। और इन्हें बधाई का दौर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सतीश महाना को उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। सभी दलों ने मिलकर महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सतीश महाना जी ने जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें ले जाते हुए नजर आए। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो सपा की सहयोगी दलों के साथ बैठक होगी। पल्लवी पटेल, ओपी राजभर बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और सहयोगी दलों के 14 विधायकों के साथ आज ये बैठक होनी है। बैठक में शिवपाल के आने पर सस्पेंस बरकरार है और कुछ लोगों को न्योता भी नहीं भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब सपा की जो बैठक है कुछ ही देर में शुरू होगी और इसमें कौन कौन शामिल होगा, खासकर शिवपाल यादव जिनका नाम चर्चा में है, और वो शामिल होंगे कि नहीं इस बैठक में, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज बचे विधायकों के जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए थे उसमें भी आज शामिल होने नहीं पहुंचे थे शिवपाल यादव। तो आखिर क्या कुछ अपडेट आपके पास, कितने देर में ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन शामिल हो सकते हैं? शिवपाल यादव आज शपथ में फिर से शामिल नहीं हुए, तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, बैठक 5 बजे का समय निर्धारित था, जो कि लेटर जारी किया गया था सभी सहयोगी दलों को। फिलहाल उसमें पल्लवी पटेल का नाम था और इसके अलावा जो राजपाल बालियान है, जो जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के नेता विधायक दल चुने गए हैं, उनका नाम था। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव और का भी नाम था। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो संजय चौहान है अपना दल के, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था, उनको न्योता नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं वो इस बात से नाराज भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने भी नाराजगी जताई थी क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव जीत कर आए थे और जब समाजवादी पार्टी के विधानसभा के नेताओं का जब यहाँ पर बैठक चल रही थी तो उनको न्योता नहीं दिया गया था। इसके लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी कि उनको बुलाया नहीं गया है, तो ऐसे में वो इस तरह की बैठक में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज जब सहयोगी दलों की बैठक की बात आई थी, उसमें सहयोगी दल के तौर पर जो शिवपाल सिंह यादव हैं, उनकी पार्टी भी शामिल थी उस चुनाव में, तो उनको भी लेकर न्योता दिया गया है। लेकिन अभी तक, या यूं कह लें कि 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं, ऐसे में अभी कोई भी सहयोगी दल का नेता अभी तक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नहीं पहुंचा है। अखिलेश यादव जरूर आ चुके हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय, काफी देर हो गई उनको अपने पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं, लेकिन सहयोगी दल के किसी भी नेता की अभी तक आहट यहाँ पे नजर नहीं आई है। अभी देखना होगा कितनी देर में नेता पहुंचते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी चर्चाएं हैं क्योंकि वो भी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अभी तक फिलहाल ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। चले, तो यानी कि एक तरह से तो आखिर क्या हम ये मानकर चले कि पार्टी में जो स्थिति नजर आ रही है तो डैमेज कंट्रोल की स्थिति है, क्योंकि बड़ी पार्टी बनकर उभरी है सपा इस बार। से पहले भी हम इस पर बातचीत कर चुके हैं। बीजेपी के बाद अब सपा विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाली है, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति होगी तो विपक्ष की भूमिका साफ तौर पर नहीं देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा थी तो अखिलेश यादव को लेकर कई वैसे वरिष्ठ जो नेता थे उनकी राय थी कि अखिलेश यादव को विधानसभा में ही रुकना चाहिए, क्योंकि अगर वो विधानसभा में रुकेंगे तो ही वो ऐसे जो अपने संगठित जो दल है, जो सहयोगी दल है, उनको लेकर जा पाएंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, वो आ चुके हैं तस्वीरों में और पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में कि ओम प्रकाश जो राजभर है वो पहुंचे हैं। जी, सबसे पहले ऐसे नेता है जो सहयोगी दल के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं और देखेंगे, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आराम से, घबरा के नहीं। आराम से, आराम से। एक एक आदमी सवाल करिए तो उत्तर दें।
देखिए, सदन में आज विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ है। उसके पहले सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है। देखिए, 2 दिन का जो कार्यक्रम रहा है विधानसभा में, ये पहला तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। आज 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था और चुनाव के बाद सभी लोगों ने उनको अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है और उसके बाद कार्यक्रम सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है। आज सहयोगी जो दलों की बैठक होने जा रही है, क्या महत्वपूर्ण है इस बैठक में? देखिए, आप लोगों को चिंता बहुत सता रही थी कि बैठक क्यों नहीं हो रही है, डेट क्यों टल रहा है। इस नाते हुआ कि चलो भाई अब बैठक कर लिया जाए ताकि सबकी चिंता भी दूर हो जाए। जो हम लोगों के देखिए पुराने मुद्दे हैं, जो हम लोग चाहते हैं प्रदेश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा। हम लोग प्रदेश में चाहते हैं गरीबों का इलाज फ्री में। हम लोग प्रदेश में चाहते हैं आवारा पशु से निजात दिलाना। हम लोग चाहते हैं जो हमारा गठबंधन है, हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश में जातिवार जनगणना। हम लोग चाहते हैं प्रदेश में पत्रकार आयोग का गठन हो। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे फोटोग्राफर साथी हैं, इनका दुर्घटना बीमा पहले हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सदन में लड़ेंगे। 2024 में गठबंधन रहेगा आपका? ये तो आप लोग 2022 के पहले हूँ यही पूछ रहे थे। परिणाम आने के बाद पहली बार ऐसी बैठक होने जा रही है। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको फिर बुला लिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शिवपाल जी नाराज चल रहे हैं? नहीं भाई, कोई नाराज नहीं। आप तो खुश है ना। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को आप लोग जिन अधिकारियों की गाड़ियां वगैरह चेक कर रहे थे, बड़ी संख्या में मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और साथ ही छापेमारी, इनाम घोषित किए जा रहे हैं। कोई नेपाल भाग के जा रहा है, कोई बिहार भाग के। क्या इंटेंशनली ये कार्रवाई जो की जा रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो आपके सामने है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया जाता। और ये जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर के मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि जो काम हो रहा है ये काम रुकना चाहिए। ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। आज सदन में शिवपाल जी नदारद रहे। भाई, हम भी तो नहीं थे कुछ टाइम के लिए, तो दिल्ली गए थे, दिल्ली से लौट के आए, मैनपुरी थे, मैनपुरी से आ रहे हैं। एक तरह से अपने अंदाज में ही यहाँ पर ओपी राजभर जवाब देते हुए नजर आए और एक तरह से उनसे जब सवाल पूछा गया कि शिवपाल यादव क्या नाराज हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरे संबंध दोनों ही नेताओं से अच्छे हैं, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव। जब अब मीटिंग में मुलाकात होगी तो उनसे बातचीत करने की कोशिश वो करेंगे, ये भी कहते हुए नजर आए। इसके अलावा जिस तरह से इनकी बात करने की शैली है पत्रकारों से, अक्सर चुटकिले अंदाज में ही जवाब देते हैं, तो वही तेवर यहाँ पर नजर आए ओपी राजभर के। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो बाराबंकी से है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में अलका रॉय की पेशी हुई है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलका रॉय की पेशी हुई है बाराबंकी से। बड़ी खबर, कोर्ट ने अलका और उनके भाई शेषनाथ को जेल भेज दिया है। और आपको ये बता दें कि अलका रॉय पर गैंगस्टर एक्ट मामले में ये सुनवाई हुई है। वही दूसरी तरफ अलका पर मुख्तार अंसारी की मदद करने का भी आरोप है। तो मुख्तार अंसारी मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में हॉस्पिटल संचालिका जो है डॉक्टर अलका, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी पेशी हुई है और कोर्ट ने अलका और उसके भाई शेषनाथ को जेल भेज दिया है। श्रवण मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी के साथ। क्या कुछ जानकारी श्रवण, अभी अपडेट आगे, क्योंकि आरोप तो लगे थे और पेशी हुई है, उसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी बहुचर्चित एम्बुलेंस मामले में
पहले भी डॉक्टर अलका राय तकरीबन 8 महीने की जेल काट चुकी हैं, जिसके बाद वो जमानत पर बाहर आई थी। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, माफियाओं पर शिकंजा और तेज होने लगा। मुख्तार अंसारी समेत बाराबंकी पुलिस ने 13 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 14(1) की कार्रवाई के तहत इन सभी की संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं अब इस मामले में गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने 3 टीमें बनाई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी समेत 3 लोग अभी जेल में, बाकी 10 लोग जमानत पे बाहर हैं, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें डॉक्टर अलका राय और उनके भाई शेषनाथ हैं, जिनको आज बाराबंकी पुलिस ने जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गिरफ्तारी हो गई है हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर अलका रॉय और उनके भाई की, और मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस मामले में यहाँ पर अलका रॉय और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। जो एम्बुलेंस है वो मुहैया कराने का आरोप यहाँ पर डॉक्टर पर लगा था, जिसके बाद आज अलका रॉय की पेशी हुई है और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन सीएम धामी ने सदन पटल पर पेश किया लेखानुदान। 21,000 करोड़ से ज्यादा का लेखानुदान यहां पर पेश किया गया है और विपक्ष ने संसदीय परंपराओं की अवहेलना का आरोप लगाया है। हंगामे के चलते कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। नवीन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बिल्कुल शॉर्ट में आपसे समझना चाहेंगे कि सदन की कार्यवाही कैसी रही। नई सरकार बनने के बाद आज सदन का ये पहला दिन था। आज निश्चित तौर पर सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। इसके साथ ही अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो विपक्षी दलों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया। बाहर वह धरना दे रहे थे, लगातार महंगाई के मुद्दे को लेकर धरना दिया और स्मार्ट सिटी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होने के पर हावी हो रहा था। इसके साथ ही अगर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और फिर जब शुरुआत हुई तो फिर से हंगामेदार रहा। इसके साथ ही विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि बिना धन्यवाद प्रस्ताव के जो सदन के पटल पर 21,000 करोड़ के लगभग का जो बजट पेश किया गया है वह बिना धन्यवाद प्रस्ताव के पेश किया गया है। इसके साथ ही उनका साफ तौर पर यह कहना था पहले धन्यवाद प्रस्ताव आना चाहिए था, इसके बाद जो सदन के पटल पर जो बजट है वह रखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो सदन की कार्यवाही थी वो पूरी तरीके से हंगामेदार रही है। इसके साथ ही कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।